नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 35 है, अध्याय 35 है, जो प्रावधान करता है अनियमित कार्रवाइयों के संबंध में कि अगर किसी मामले में कोई कार्रवाई अनियमित रूप से कर ली गई है तो उस कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा, कब वह अनियमित कार्रवाई जो है कार्रवाई को दूषित करेगी या कब वह कार्रवाई के अंतर्गत जो अनियमितता है वह कार्रवाई को दूषित नहीं करती है। तो इसके संबंध में जो है यह चैप्टर प्रावधान करता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम में सभी जगह इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मित्रों, इस चैप्टर को जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम 2 पार्ट्स में अध्ययन करेंगे, 2 भाग में हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम जो है सेक्शन 460 और सेक्शन 461 को देखेंगे और रिमेनिंग जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, जिसके अंतर्गत हम जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं सेक्शन 462 से लेकर सेक्शन 466 तक के सारे प्रावधानों पर एक बार चर्चा करेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, सीआरपीसी के चैप्टर 35 के अंतर्गत जो है टोटल 7 सेक्शन है, 7 धाराएं हैं, जिन्हें अध्ययन की दृष्टि से हम जो है 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभक्त कर अध्ययन करेंगे। जिसके पहले पार्ट में हम जो है सेक्शन 460 और सेक्शन 461 को देखेंगे, जो कि मजिस्ट्रेटों के लिए प्रावधान करती है, जो है दंड अधिकारियों के लिए प्रावधान करती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम सेक्शन 462 से लेकर सेक्शन 466 तक की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, धाराओं को देखेंगे, जो कि दंड न्यायालयों के द्वारा किसी ऐसी कार्रवाइयों का उल्लेख करती है जो कि अनियमिततावश कर ली गई है और उसका प्रभाव कब उस मामले को दूषित करेगा, कब उसका प्रभाव जो है दूषित नहीं करेगा, उस कार्रवाई को मान्य किया जाएगा। तो वो हम जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत 2 धाराएं हैं, सेक्शन 460 और सेक्शन 461। तो सेक्शन 460 क्या कहती है, बात को समझिएगा। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। बात को समझिएगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस सेक्शन में जो प्रोसीडिंग दी गई हैं, उन प्रोसीडिंग को अगर गलती से सद्भावना पूर्वक किया है, बात समझिएगा, अगर दुर्भावना पूर्वक किया है तो वह सेक्शन 460 में कवर नहीं होगी। तो अगर किसी मजिस्ट्रेट ने गलती से सद्भावना पूर्वक इस धारा के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग्स हैं, टोटल 9 प्रोसीडिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 कार्रवाइयों को अगर अनियमिततावश किसी मजिस्ट्रेट ने गलती से अगर कर लिया है सद्भावना में कि उस मजिस्ट्रेट को इन सेक्शंस के तहत जो कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों को करने की वह शक्ति धारण करता था, इस गलत विश्वास में अगर उसने इन कार्रवाइयों को कर लिया है, तो ये कार्रवाइयां जो हैं अनियमित होने के बावजूद भी, अनियमित रूप से किए जाने के बावजूद भी यह कार्रवाइयां मान्य रहती हैं, यह मामले को दूषित नहीं करती हैं। इन कार्रवाइयों के बावजूद भी मामले में आगे प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो वे कौन कौन सी कार्रवाई देखेंगे। तो यहां पर जो है टोटल 9 प्रोसीडिंग्स का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। धारा 94 के अंतर्गत अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई तलाशी वारंट जारी कर दिया है इस विश्वास के साथ कि उसको इस सेक्शन के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है और उसने ऐसा कार्रवाई कर ली है, अगर यह कार्रवाई अनियमितताएं से भरी भी है, अगर यह कार्रवाई अनियमित भी है, तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत यह कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाती है। फिर इसके बाद जो सेकंड है, जिसके अंतर्गत बताया गया है अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। मजिस्ट्रेट साहब ने सीआरपीसी की सेक्शन 155 के अंतर्गत, जो कि असंज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश से संबंधित है, अगर इस सेक्शन के तहत अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कार्रवाई कर ली है तो यह कार्रवाई भी दूषित नहीं होती है। फिर इसके बाद देखें
धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 176 के अंतर्गत जो है मृत्यु समीक्षा की कार्रवाई कर ली है, तो यह कार्रवाई भी दूषित नहीं मानी जाएगी। फिर इसके बाद अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर कोई अपराध किया है पकड़ने के लिए आदेश का जारी करना। मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के अंदर है और उस व्यक्ति ने उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता से बाहर कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए कोई आदेशिका जारी करी है, पकड़ने के लिए कोई आदेशिका जारी करी है, तो यहां पर वह आदेशिका की जो कार्रवाई की गई है वह भी दूषित नहीं होती है। फिर इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अधीन संज्ञान कर रहा। बात को समझिएगा, सेक्शन 190 में हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट साहब जो है तीन प्रकार से, वहां पर तीन बिंदु हैं का खा गा, इन तीन बिंदुओं के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट साहब किसी मामले का संज्ञान ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत का और खा में वर्णित है कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करना या मजिस्ट्रेट या कंप्लेंट पर संज्ञान करना। तो वहां पर अगर मजिस्ट्रेट साहब ने किसी मामले का संज्ञान ले लिया है तो ऐसी कंडीशन में वह कार्रवाई भी दूषित नहीं होती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 190 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी की बात यहां पर की गई है, सी की बात नहीं की गई है। सी की बात जो है सेक्शन 461 के अंतर्गत की गई, जिसको हम अभी देखेंगे। तो यहां पर इन दोनों का और का खंड के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई कार्रवाई कर ली है और वह कार्रवाई अगर अनियमित भी है तो भी यहां पर वह कार्रवाई को दूषित नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद किसी मामले को धारा 192 के अधीन हवाले करने की कार्रवाई, किसी मामले को सेक्शन 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हवाले करने की कार्रवाई अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने कर ली है तो वह कार्रवाई भी दूषित नहीं होती है, उस कार्रवाई को भी जो है दूषित नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद धारा 406 के अधीन क्षमादान करने की कार्रवाई अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कर ली है तो वो भी यहां पर जो है मामले को दूषित नहीं करती है। फिर इसके बाद धारा 410 के अधीन मामले को वापस मांगना और उसका स्वयं विचारण करने की कार्रवाई भी अगर मजिस्ट्रेट साहब ने करी है तो धारा 410 की कार्रवाई भी अगर सद्भावनावश कर ली गई है, गलती से कर ली गई है, तो वो कार्रवाई भी दूषित नहीं होती है, उसको भी मान्य किया जाता है। अब इसके बाद जो है अगला हम देखें धारा 458 और धारा 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय। मतलब कि हमने जो देखा था, इसके पहले जो चैप्टर देखा था जिसमें हमने संपत्ति के वैनन से संबंधित प्रावधान देखे थे कि किसी संपत्ति को जो किसी कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट साहब के सामने आई है तो उसका वो वैनन कर सकते हैं। तो अगर सेक्शन 458 और सेक्शन 459 के अधीन संपत्ति के वैनन की कार्रवाई, विक्रय की कार्रवाई अगर मजिस्ट्रेट साहब ने की है तो वह कार्रवाई भी दूषित नहीं होती है अगर वह गलती से सद्भावना पूर्वक की गई है। तो यहां पर धारा 460 में टोटल 9 प्रोसीडिंग है, टोटल 9 प्रावधान है, 9 कार्रवाई है जो कि मामले को दूषित नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 461 जो यह व्यवस्था करता है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। बात समझिएगा, इस सेक्शन के अंतर्गत टोटल 17 प्रोसीडिंग, टोटल 17 कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने इस कार्रवाई को, इन कार्रवाइयों को अगर किया है, चाहे वह सद्भावना में ही क्यों ना किया हो, यह कार्रवाइयां जो है मामले को दूषित कर देती हैं और इन कार्रवाइयों का प्रभाव यह होता है कि ये कार्रवाइयां शून्य मानी जाती हैं, इनको जो है वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। अब यहां पर हम जो है इन 17 प्रोसीडिंग्स को देखेंगे एक एक कर। सबसे पहले देखिएगा पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है कि संपत्ति को धारा 83 सेक्शन 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय करना। मतलब सेक्शन 83 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने किसी संपत्ति को कुर्क करने और उसका विक्रय करने की कार्रवाई अगर गलती से कर दी है, जहां पर कि मजिस्ट्रेट साहब को क्षेत्राधिकारता नहीं थी इस सेक्शन के तहत प्रोसीडिंग करने की, और मजिस्ट्रेट साहब ने ये प्रोसीडिंग कर दी है, तो यह प्रोसीडिंग जो है कार्रवाई जो है दूषित कार्रवाई है और इसे जो है शून्य
घोषित किया गया है, शून्य माना जाएगा। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमने सेक्शन 460 के जो आई क्लॉज है, जो 9th वाला पॉइंट था, 9th वाली प्रोसीडिंग थी, वहां पर भी हमने देखा था संपत्ति को विक्रय की कार्रवाई, लेकिन यहां पर सेक्शन 458 और सेक्शन 459 के अंतर्गत की कार्रवाई थी, जिसको कि दूषित होने के बावजूद भी जो है यहां पर उसको मान्य किया गया था, वह कार्रवाई दूषित नहीं मानी गई थी। लेकिन यहां पर सेक्शन 83 के अंतर्गत अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने किसी संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय की कार्रवाई करी है तो वह कार्रवाई दूषित होती है और उसको शून्य घोषित किया जाता है। फिर इसके बाद जो बी पॉइंट है इसको देखिएगा, इसमें बताया गया है किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में की दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करने की कार्रवाई अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने गलती से कर दी है, क्षेत्राधिकारता ना होते हुए भी कर दी है, तो यह कार्रवाई भी जो है अनियमित कार्रवाई है, यह कार्रवाई जो है दूषित कार्रवाई है, तो इसे भी शून्य घोषित किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, सी पॉइंट है, यहां पर भी देखिएगा परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करने की कार्रवाई भी अनियमित कार्रवाई है, शून्य मानी जाएगी। फिर इसके बाद सदाचारी के लिए प्रतिभूति की मांग करने की कार्रवाई, जो हमने देखा था सदाचारी बने रहने के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो है प्रतिभूतियां लेते हैं, अगर वो कार्रवाई अगर मजिस्ट्रेट साहब ने की है और उनको क्षेत्राधिकारता नहीं थी तो यह कार्रवाई भी शून्य होगी। फिर इसके बाद सदाचारी बने रहने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करने की कार्रवाई कर ली, मतलब किसी व्यक्ति से अगर बॉन्ड भरा लिए गए थे और यहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने उन बॉन्ड को उन्मोचित कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में यह कार्रवाई भी अगर क्षेत्र अधिकारता ना रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने की है तो यह कार्रवाई अनियमित कार्रवाई है, दूषित कार्रवाई है, जिसे शून्य माना जाएगा। फिर इसके बाद अगला हम देखें परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र को रद्द करने की कार्रवाई, भरण पोषण के लिए आदेश देने की कार्रवाई, स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देने की कार्रवाई, मतलब धारा 133 के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि न्यूसेंस को हटाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो है आदेश दे सकते हैं, वहां पर प्रोसीडिंग उल्लिखित है, अगर वो कार्रवाई कर दी है तो वो भी यहां पर जो है दूषित कार्रवाई मानी जाएगी, क्षेत्राधिकारता ना रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने की है और कार्रवाई शून्य होगी। फिर इसके बाद आगे देखें कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करने की कार्रवाई, कि कोई व्यक्ति किसी लोक न्यूसेंस को दोबारा से ना करे या उसकी पुनरावृत्ति ना करे, उस लोक न्यूसेंस को चालू ना रखे, इसके अंतर्गत सेक्शन 143 के अधीन अगर प्रतिषेधात्मक अगर कार्रवाई की गई है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसको कि इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकार नहीं था, उसको क्षेत्राधिकारता नहीं थी, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कार्रवाई कर ली गई है तो यह कार्रवाई भी दूषित कार्रवाई है और इसको भी शून्य घोषित किया जाएगा, शून्य माना जाएगा। फिर इसके बाद अगला हम देखें कि सीआरपीसी के चैप्टर 10 के पार्ट सी और डी के अधीन आदेश देना। अब चैप्टर 10 के पार्ट सी में जो है सेक्शन 144 धारा 144 की कार्रवाई, और इसी के साथ साथ हम डी पॉइंट को देखें तो वहां पर धारा 145 के अंतर्गत धारा 145 से धारा 148, सेक्शन 145 से लेकर सेक्शन 148 तक स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर जो मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करते हैं, तो ऐसी कार्रवाई अगर उस मजिस्ट्रेट साहब ने क्षेत्राधिकारता ना रखते हुए भी अगर कार्रवाई कर ली है तो वह कार्रवाई दूषित होगी, अनियमित कार्रवाई होगी और उसको शून्य माना जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन संज्ञान लेना। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा हमने धारा 460 के अंतर्गत हमने यहां पर देखा था कि मजिस्ट्रेट साहब ने धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का और खा के अधीन किसी एफआईआर पर, पुलिस रिपोर्ट पर या फिर कंप्लेंट पर अगर संज्ञान लिया है तो ऐसी कार्रवाई दूषित नहीं मानी गई थी, उसको जो है मान्य किया गया था, वह कार्रवाई जो है मामले को दूषित नहीं करती थी। लेकिन यहां पर हम देखें कि सेक्शन 190 की उपधारा 1 के खंड सी के अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब ने कर ली है तो यहां पर जो है यह कार्रवाई दूषित कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि देखिएगा कि यहां पर मजिस्ट्रेट साहब
तब कंप्लेंट का संज्ञान लेते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सूचना मिली हो या अपने स्वयं के विवेक के आधार पर, उनको स्वयं के सोर्सेस के आधार पर कोई सूचना मिली थी, तो मजिस्ट्रेट साहब मामले का संज्ञान ले रहे थे। तो यहां पर इस तरह से इसको कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही कंप्लेंट कर रहा हो और खुद ही उसमें कार्रवाई कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति अपने मामले में ही न्यायाधीश नहीं हो सकता का प्रिंसिपल लागू होता है। तो यहां पर अगर किसी मजिस्ट्रेट ने अपने सोर्सेस से अगर उसको सूचना मिली और उसने कार्रवाई कर ली है, और ये कार्रवाई जो है उसकी क्षेत्राधिकारता के बाहर की कार्रवाई है, जहां पर कि मजिस्ट्रेट को यहां पर कार्रवाई करने की अधिकारता नहीं थी, तो ऐसी कार्रवाई को भी दूषित कार्रवाई माना जाएगा और वह कार्रवाई शून्य होगी। फिर इसके बाद अगला देखें, किसी अपराध का विचारण करना। किसी अपराध का विचारण करना अगर किसी गलत मजिस्ट्रेट ने कर लिया है, गलत मजिस्ट्रेट तात्पर्य यहां पर जिसको अधिकारता नहीं थी उस मजिस्ट्रेट ने कर लिया, तो वो कार्रवाई भी यहां पर दूषित कार्रवाई होगी। फिर इसके बाद देखें, किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करना। अब देखिए, किसी मामले को समरीली ट्रायल करना जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन है, बहुत ही सावधानी से किए जाने वाली कार्रवाइयां हैं। तो यहां पर किसी मजिस्ट्रेट ने जिसको क्षेत्राधिकारता नहीं थी उसने अगर संक्षिप्त विचारण कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट साहब की वह कार्रवाई जो है दूषित कार्रवाई मानी जाएगी और उसको भी शून्य घोषित किया जाएगा, शून्य माना जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखें, किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अंतर्गत या अधीन जो है दंडादेश पारित करना। हम देख चुके हैं कि जहां पर कोई मजिस्ट्रेट जो है किसी मामले में पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है, तो वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास जो उस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है, उसके पास अगर मामले को भेजा जाता है धारा 325 के अंतर्गत, तो वो मजिस्ट्रेट जो है उसमें पर्याप्त दंड पारित कर सकता है। लेकिन अगर किसी मजिस्ट्रेट ने जो है ऐसी कार्रवाई धारा 325 के अंतर्गत कोई दंडादेश जो है अनियमितवश पारित कर दिया जहां पर उसको क्षेत्राधिकारता नहीं थी, तो यह कार्रवाई भी दूषित कार्रवाई है और यह भी शून्य होगी। फिर इसके बाद अगला देखें कि अपील का विनिश्चय करना। देखिए, अपील का विनिश्चय करना सीनियर कोर्ट का काम है। अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने किसी अपील का विनिश्चय कर लिया है जहां पर कि उनको क्षेत्राधिकारता नहीं थी, जहां पर उनको अधिकृत नहीं किया गया था, तो यह कार्रवाई भी दूषित कार्रवाई है, इसको यह भी कार्रवाई भी शून्य होगी। फिर इसके बाद हम देखें, कार्रवाइयों को धारा 397 के अधीन मांगने की कार्रवाई, यह भी सीनियर कोर्ट की कार्रवाई है। अगर इस कार्रवाई को भी किसी मजिस्ट्रेट साहब ने बगैर किसी अधिकारता रखते हुए अगर कर लिया है, तो यह कार्रवाई भी दूषित कार्रवाई है और शून्य होगी। फिर इसके बाद देखें, सेक्शन 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। मतलब अगर सेक्शन 446 के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण कर लिया है और उस मजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं था पुनरीक्षण करने का, तो ऐसी कंडीशन में उस मामले में अगर शक्ति ही नहीं थी, तो ऐसा पुनरीक्षण की कार्रवाई भी दूषित कार्रवाई है और उसको भी शून्य होगी, उसको भी शून्य माना जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 461 के अंतर्गत जो है टोटल 17 ऐसी प्रोसीडिंग का उल्लेख किया गया है जो अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने अधिकारता ना रखते हुए जो है कर ली है, तो यह कार्रवाई जो है दूषित कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई शून्य होगी। इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि सिविल जज के एग्जाम में इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। आप थोड़ा सा इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको जो है यह लर्न हो जाएंगे और आप जो है एग्जाम में इनको कर पाएंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप आंसर दे पाएंगे। अब हम देखते हैं इस चैप्टर 35 के पार्ट 2 के अंतर्गत, जहां पर हम सेक्शन 462 से लेकर सेक्शन 466 तक की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे। मित्रों, पार्ट 2 के अंतर्गत टोटल 5 सेक्शन से 5 धाराएं हैं, सेक्शन 462 से लेकर सेक्शन 466 तक। अब यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि ये जो 5 प्रोविजंस हैं, यहां दंड न्यायालयों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने सेक्शन 460 और सेक्शन 461 को देखा, जो कि स्पेशली मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट के संबंध में थी। अब यहां पर दंड न्यायालयों के संबंध में प्रोविजंस है और ध्यान रखिएगा कि दंड न्यायालय में मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यह प्रावधान जो है
मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल हैं और अन्य दंड न्यायालयों पर भी एप्लीकेबल है। तो इन प्रावधानों को देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 462। सेक्शन 462 यह प्रावधान करती है कि गलत स्थान में कार्रवाई। बात को समझिएगा, अगर कोई कार्रवाई जो है किसी गलत स्थान पर कर ली गई है, जैसे कि किसी गलत सेशन खंड में कार्रवाई की गई है, या किसी गलत जिले में कार्रवाई की गई है, या फिर किसी गलत उपखंड में कार्रवाई की गई है, और उस कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायालय ने जो है कोई दंडादेश दिया है, कोई निष्कर्ष निकाला है, या फिर कोई आदेश पारित किया है, तो ऐसा आदेश, ऐसा निष्कर्ष, ऐसा दंडादेश तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उस गलती के कारण, उस अनियमितता के कारण जो है वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। अगर न्यायालय जो है ऐसी कार्रवाई, ऐसी अनियमित कार्रवाई करने के या गलत जगह पर कार्रवाई करने के बावजूद भी न्याय प्रदान करने में सक्षम है, न्याय में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऐसी कार्रवाइयां जो है मान्य होती हैं और इनको जो है अपास्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कार्रवाइयों के कारण, अगर ऐसी कार्रवाइयों में गलती के कारण, स्थान की गलती के कारण अगर न्यायालय न्याय प्रदान नहीं कर पाया है, अगर वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तभी जो है ऐसी कार्रवाइयों को, ऐसे निष्कर्ष को, ऐसे दंडादेश को अपास्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो आपको बात सेक्शन 462 की समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 463। मित्रों, सेक्शन 463 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है या उपबंध किया गया है कि जहां किसी न्यायालय के समक्ष किसी अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या कथनों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित करने में सेक्शन 164 के उपबंधों का जो है अनुपालन नहीं कराया गया है, या फिर कोई कथन कराए गए थे और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सेक्शन 281 के उपबंधों का अनुपालन नहीं कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कथनों का, ऐसी संस्वीकृति को क्या सम्यक रूप से जो है साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बात को समझिएगा, इस सेक्शन में यह व्यवस्था दी गई है कि जहां पर ऐसी अनियमितता हुई है उसके बावजूद भी उन साक्ष्यों को, उन कथनों को, उन स्वीकृतियों को जो है साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, जहां पर कि अभियुक्त की गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किए थे। मतलब जो कथन किए गए थे वो सम्यक रूप से किए गए थे और ऐसी अनियमितता के कारण भी या अनियमितता के होते हुए भी वो जो अभियुक्त है उसके गुणागुण विषयक बातों में अपनी प्रतिरक्षा करने में उसकी कोई हानि नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे संस्वीकृति को, ऐसे कथनों को जो है साक्ष्य में सम्यक रूप से ग्रहण किया जा सकता है और लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ इस सेक्शन की जो सबसेक्शन 2 है यह प्रावधान करती है कि इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी लागू किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको सेक्शन 463 समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 464। मित्रों, सेक्शन 464 यह प्रावधान करती है कि आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव क्या होगा। अब बात को समझिएगा, जहां पर कि किसी सक्षम न्यायालय ने किसी मामले में कोई आदेश पारित किया है, कोई दंडादेश पारित किया है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है और ऐसे आदेश, दंडादेश या निष्कर्ष के विरुद्ध अगर अपील होती है या ऐसे आदेश, निष्कर्ष या दंडादेश के संबंध में जो है पुनरीक्षण न्यायालय में मामला जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय यह पाते हैं कि ऐसे मामले में आरोप विरचित नहीं किया गया है, कोई एक आरोप है जो विरचित नहीं किया गया है या किसी आरोप का अभाव है या फिर आरोप गलत विरचित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे निष्कर्ष को, क्या ऐसे दंडादेश को, क्या ऐसे जो आदेश को जो है अविधिमान्य घोषित किया जाना चाहिए। तो इस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी अनियमितता के कारण, जो आरोप की गलती के कारण हुई है, ऐसी अनियमितता के कारण अगर वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तभी न्यायालय जो है ऐसे आदेश, ऐसे निष्कर्ष या ऐसे दंडादेश को जो है अविधिमान्य घोषित करेगा। लेकिन अगर ऐसी अनियमितता के कारण न्याय
प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, न्याय प्राप्ति में या न्याय प्रदान करने पर ऐसी अनियमितता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे दंडादेश, ऐसे निष्कर्ष, ऐसे आदेश को अविधिमान्य घोषित या अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर यह भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर यहां पर न्यायालय जो है यह पाता है कि ऐसी अनियमितता के कारण जो है आरोप विरचित करने में या इसके संबंध में जो है अनियमितता के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, ऐसे आदेश निष्कर्ष को जो है अविधिमान्य घोषित कर देगा। और इसके साथ साथ जो है उपधारा 2 यह प्रावधान करती है कि वो न्यायालय जो है यह आदेश दे सकता है कि जहां पर आरोप विरचित नहीं किए गए हैं तो आरोप विरचित किए जाए और वहां से फिर से जो है ट्रायल को चलाया जाए, वहां से फिर से कार्रवाई की जाए, या कोई आरोप विरचित जो है गलत कर दिया गया है तो उसको फिर से विरचित कर कर वहां से कार्रवाई शुरू की जाए। तो यहां पर जो है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई आरोप गलत विरचित कर लिया गया है तो केवल अनियमितता के कारण अगर न्याय प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर कोई न्याय प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऐसे आदेश को, ऐसे निष्कर्ष को अविधिमान्य नहीं घोषित किया जाएगा जब तक कि न्याय प्राप्ति में, जब तक कि वस्तुतः न्याय प्रदान करने में कोई दिक्कत ना आ रही हो। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हम देखते हैं सेक्शन 465 ये प्रावधान करता है कि निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोभ या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होते हैं। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि अगर कोई निष्कर्ष या दंडादेश जिसके अंतर्गत कोई गलती, लोभ या अनियमितता भी है, अगर ऐसी गलती, लोभ या अनियमितता के कारण अगर न्याय प्रदान करने में जो है न्यायालय न्याय प्रदान नहीं कर पाया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे निष्कर्ष या ऐसे दंडादेश को उल्टा जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी गलती, लोभ या अनियमितता के कारण न्यायालय के न्याय प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, न्यायालय न्याय प्रदान करने में सक्षम था, न्यायालय ने न्याय प्रदान कर दिया है, कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे निष्कर्ष या दंडादेश को नहीं पलटा जाएगा, नहीं उल्टा जाएगा। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 466 को, यह कहता है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की अवैध ना होना। तो बात को समझिएगा मित्रों, यह सेक्शन प्रावधान करती है कि इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्रारूप के अभाव के कारण विधि विरुद्ध ना समझी जाएगी जो समन, दोष सिद्धि या कुर्की की रिट या तथ्य संबंधी अन्य कार्रवाई में हुई है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसी कार्रवाई की है उसे अतिचारी समझा जाएगा। बात को समझिएगा, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी कुर्की की कार्रवाई में कोई गलती या कोई त्रुटि हो गई है, कोई ऐसी अनियमितता हो गई है जो कि प्रारूप के संबंध में हो सकती है या किसी अन्य संबंध में हो सकती है, तो इस गलती या त्रुटि के कारण जो है कोई कुर्की जो है अविधिमान्य नहीं होती है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को जिसने कुर्की निष्पादित की है उसको अतिचारी समझा जाता है। मित्रों, इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है सीआरपीसी का चैप्टर 35 का अध्ययन किया, जो कि अनियमित कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान करता है कि अगर किसी न्यायालय ने कोई अनियमित कार्रवाई कर ली है तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीआरपीसी के रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।